दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वायर के कार्यक्रम मीडिया बोल में आपका स्वागत है। इन दिनों दोस्तों मीडिया में काफी गर्मा गर्मी है। इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वो मीडिया के भले की घटनाएं नहीं है। मीडिया में कोई बेहतर विमर्श नहीं है। मीडिया में कोई बेहतर डेवलपमेंट को लेकर वो घटनाएं नहीं है, बल्कि मीडिया पर एक तरह से हमले को लेकर है। मीडिया को एक तरह से उसकी आवाज को कुंद करने की घटनाएं हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मुंबई में एक घटना घटी थी, जो टेलीविजन चैनलों में किस तरह की घोटालेबाजी टीआरपी को लेकर होती है। और जैसे ही वो घटना घटी, बहुत सारे लोग कयास लगाने लगे कि अब कुछ और होगा, इसके बिल्कुल उलट कुछ हो सकता है। पता नहीं ये केवल एक कयास था या सचमुच उस कयास को सच में तब्दील होना था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मुंबई से ट्रांसफर हो गई सारी की सारी जो चीजें हैं वो दिल्ली, और दिल्ली में कई संपादकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गए। एफआईआर किस बात पर हो गए कि उन्होंने ट्विटर पर एक कमेंट किया था, और वो कमेंट था किसान आंदोलन में एक नौजवान किसान की आईटीओ पर मौत को लेकर। कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन थी। प्रशासनिक और पुलिस का खेमा ये कहता था कि ट्रैक्टर की दुर्घटना यानी ट्रैक्टर उलट जाने से यह सब हुआ है, और गांव वाले और किसान के घर के लोग कहते थे कि नहीं कुछ और हुआ है, और जो कुछ हुआ है उसमें वो गोली चलने की बात कह रहे थे। अब ये सब अपुष्ट है, और पुलिस का जो दावा है उसकी भी कोई ठोस ये फाइंडिंग अभी तक नहीं सामने आई, क्योंकि कोई जांच कमीशन नहीं बैठा, कोई न्यायिक कमीशन नहीं बैठा, कोई ऐसी पड़ताल नहीं हुई जिसके आधार पर कहा जा सके कि सच क्या है। लेकिन एफआईआर दर्ज हो गया। अब हमारा कहना है कि पहले भी ऐसी घटनाएं होती थी अपने देश के मीडिया में, अखबारों में छपती थी कि पुलिस किसी घटना पर कोई बयान देती थी, लेकिन लोग जो हैं अलग ओपिनियन देते थे, और ये चलता रहता था जब तक कि ठोस परिणाम, ठोस नतीजा किसी जांच के बाद सामने नहीं आ जाता था। जब कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन है, खासकर विक्टिम की फैमिली अगर सवाल उठा रही है, तो जरूर उस समय की शासकीय एजेंसियां जांच कराती थीं, और जांच नहीं कराती थीं तो लोग आंदोलित होने के लिए एक तरह से स्वतंत्र होते थे। कई बार मामले कोर्ट भी जाते थे और कोर्ट फैसला करता था। लेकिन अब ढर्रा बदल गया है शासन चलाने का, और लोगों को एक तरह से डिक्टेट किया जा रहा है कि उन्हें क्या सच मानना चाहिए। यानी पुलिस अगर कह देती है किसी घटना के बारे में कि सच यही है, तो क्या मीडिया ये मान लेगा कि सच यही है? एक बड़ा सवाल है। बहरहाल हम आज पुलिस और मीडिया के बारे में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे कि कैसे एक ट्वीट करने पर संपादकों के खिलाफ एफआईआर हो जाता है, और उसमें भी ऐसे ऐसे संपादक हैं जिनमें दो का तो नाम मुझे याद आ रहा है कि वो पद्मश्री हैं। मृणाल पांडे जी पद्मश्री हैं, और संभवतः राजदीप सरदेसाई भी पद्मश्री हैं। बड़े संपादक हैं, प्रसार भारती की एक बड़े ओहदे पर रह चुकी हैं मृणाल जी, लेकिन एफआईआर हो गया। तो अब सवाल इस बात का है कि एफआईआर ही नहीं हुआ, राजदीप सरदेसाई को तो पर्दे से बाहर कर दिया गया। पर्दे से बाहर यानी वो उनके कार्यक्रम जो है इंडिया टुडे जो चैनल उनका है उससे गायब हो गया। और इस बीच में एक घटना और घटी दोस्तों, कि अभी 2 दिन पहले की बात है, ममता बनर्जी की इंडिया टुडे का एक कॉन्क्लेव कलकत्ता में हो रहा था, कोलकाता सॉरी। तो वहां पे ममता बनर्जी ने एक सवाल भी उठा दिया, राहुल कंवल जो उसके डायरेक्टर हैं न्यूज के, कि जनाब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ तो राजदीप सरदेसाई हमारा इंटरव्यू लेकर गया और अगले दिन उसका ऑफिस स्क्रीन मैंने वो पर्दे से बाहर हो गया, वो एंकरिंग ही उसकी गायब हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो हमारे साथ अभी भी हैं और वो बाहर नहीं है। तो ममता ने तत्काल ये कह दिया कि लेकिन उनका तो गला आपने दबा दिया, गला तो आपने घोंट दिया, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें चली, और राहुल कंवल परेशानी में फंस गए क्योंकि उनको जवाब देते नहीं बन रहा था। तो ये जो घटनाक्रम है इस सप्ताह के बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बीच में घटना ये घटी कि टेलीविजन से आ गया मामला, टीआरपी से मामला आ गया ट्विटर पर, और ट्विटर के बाद आ गया मामला उस तरह के संगठनों को लेकर, संस्थाओं को लेकर, मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जिनको कहा जाता है, और जिनके बारे में आमतौर पर धारणा है देश और विदेश में कि भारत में स्वतंत्र मीडिया के नाम पर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ही अब रह गए हैं। न्यूज क्लिक पर ईडी ने छापा मार दिया,
और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त भी छापा चालू है, खासकर उनके जो एडिटर इन चीफ हैं और संचालक हैं प्रवीर पुरकायस्थ, उनके घर पे। और इस तरह से कुछ समझ में नहीं आया अभी तक, ब्रीफ भी नहीं किया मीडिया को कि आखिर असलियत क्या है और क्या क्या वो 80 घंटे 100 घंटे या 95 घंटे जो भी घंटे हुए हों, मुझे एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से 80 घंटे से ज्यादा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मीडिया को एक जो ब्रीफिंग होनी चाहिए थी वो भी एजेंसी ने नहीं किया है। हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ मुकेश कुमार हैं, टेलीविजन चैनलों के संपादक रह चुके हैं, कई महत्वपूर्ण चैनलों के, और अभी सत्य हिंदी पर वो लगातार प्रोग्राम पेश करते हैं, वह भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और हमारे साथ टीके राजलक्ष्मी हैं। टीके राजलक्ष्मी फ्रंट लाइन जो बहुत मशहूर मैगजीन है देश की, उसकी सीनियर डिप्टी एडिटर हैं। आप दोनों का स्वागत है। मुकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अपने देश में जो अभी टीआरपी को लेकर, आपने तो टीआरपी पर किताब भी लिखी है कि टीआरपी को लेकर इतना सारा बावेला मचा था, लेकिन अब वो ट्विटर की तरफ आ गया। अभी ट्विटर और भारत सरकार के बीच में चल रही है बहस। ट्विटर कहता है कि हम कंटेंट के लेवल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि आपको भारत भूमि पर जो कानून है उनको मानना पड़ेगा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो पूरा प्रकरण है उसको आप कैसे देखते हैं, जो पिछले 15-20 दिनों में, बल्कि एक महीने के दौरान मुंबई से दिल्ली में जो मीडिया पर हो रहा है, कैसे आप देखते हैं? देखिए, कई घटनाएं इस एक महीने के दौरान हुई है और उनका आपने विस्तार से जिक्र कर दिया है, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम है ये इस तरफ हमें बता रहा है कि किस तरह से पूरे देश में मीडिया का परिवेश सिकुड़ता जा रहा है, मीडिया के अधिकार सिकुड़ते जा रहे हैं, मीडिया पर लगातार हमले होते जा रहे हैं और मीडिया को सरकार अपने शिकंजे में लेने के लिए हर तरह के साम दाम दंड भेद आजमा रही है, हर हथकंडा वो इस्तेमाल कर रही है। आप देखिए कि टीआरपी घोटाले में एक चैनल पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया, उसके बार के सीईओ को, पूर्व सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया, उसने बहुत सारी ऐसी बातों का खुलासा किया, लेकिन वो चैनल अभी अपने हिसाब से बढ़िया उसी तरह से चल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको बचाने के लिए सरकार ने कोशिशें की। दूसरी तरफ ट्विटर का गला घोटा जा रहा है, ट्विटर को दबाया जा रहा है, क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ है, किसान आंदोलन की जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति पहुंची, फेसबुक से तो सरकार की सांठगांठ है, उसने बहुत कुछ उसको रोका है, लेकिन ट्विटर के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर फैला यह आंदोलन, उसके समर्थन में जगह जगह से आवाजें उठी और इससे सरकार परेशान हो गई। तो ट्विटर को बांधने की कोशिश हो रही है, हर उस संस्थान को, हर उस मीडिया को, उस पत्रकार को दबाने की कोशिश हो रही है, धमकाने की कोशिश हो रही है, जो सरकार से सवाल पूछ रहा है, जो सरकार की आलोचना करता है, जो सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। 8 पत्रकारों, जिसमें से एक शशि थरूर है जो नेता हैं, उनमें भी वो पत्रकार हैं। कारवां नाम की मैगजीन के संपादक गण हैं जो कि लगातार सरकार की पोल पट्टी खोल रही है। न्यूज क्लिक की बात आपने की, न्यूज क्लिक इतना बढ़िया पोर्टल है जो कि पत्रकारिता के मानदंडों के हिसाब से मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट है अभी देश में, जो कि बहुत अच्छा कवरेज दे रहा है। उस पर यह हमला हुआ है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोले हुए है। तो ये तमाम द वायर के पहले, आप जानते हैं, सिद्धार्थ वरदराजन पर, इस्मत आरा पर तमाम तरह की चीजें लादने की कोशिश हो चुकी हैं, स्क्रोल पर हो चुका है। तो तमाम वो संगठन, मीडिया संस्थान टारगेट पर हैं जो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, सरकार से असहमत हैं। और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंडिया टुडे जैसा इतना बड़ा मीडिया संस्थान अपने एक संपादक के डिफेंस में खड़ा नहीं हो सकता है। उसने सरकार को ये मैसेज देने के लिए कि देखिए, इसने आपके खिलाफ कुछ, एक आपके खिलाफ भी नहीं था, वो तो खबर थी, हम लोग काम करते हुए कई बार गलत खबरें भी दे जाते हैं अनजाने में, कुछ जानबूझकर नहीं करते हैं, और कई पत्रकारों ने ऐसा किया। इसके बावजूद सरकार ने 4 राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई किसी किसी से, और फिर मीडिया आज तक पर दबाव पड़ा होगा, निश्चित रूप से वो पहले से ही दबाव में है। पहले भी खबरें आ चुकी हैं कि किस तरह से वहां के जो प्रबंधन के लोग हैं उनको हड़काया गया है, धमकाया गया है,
खुद गृह मंत्रालय के द्वारा धड़काया गया है और ये उसी दबाव में लिया गया कदम है। हम सोच सकते हैं जब इतना बड़ा मीडिया संस्थान इस तरह से समर्पण कर सकता है तो छोटे संस्थानों की स्थिति क्या हो गई है और क्या होने वाली है, ये आने वाले दिनों की तस्वीर है, झलकियां हैं। अब आप देखेंगे कि आने में और आवाजें आएंगी। जी मुकेश जी, मैं बहुत संक्षेप में एक जवाब आपसे चाहता हूं, फिर मैं राजलक्ष्मी की तरफ जाऊंगा। कि आपने देखा होगा कि जब मुंबई में रिपब्लिक टीवी को लेकर जब एक बाबेला मचा, विवाद हुआ, और उसमें आपने स्वयं कहा कि कैसे बहुत सारे मामले बिल्कुल साफ सामने आ गए, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में गिरफ्तारी तक हो गई है। लेकिन आप ने देखा होगा कि उस वक्त इंडिया टुडे के लोगों ने और दूसरे चैनलों के लोगों ने भी, जिनका कंपटीशन था रिपब्लिक से, उन्होंने रिपब्लिक टीवी और पार्थो दासगुप्ता वगैरह पर काफी जम के अटैक किया। ट्विटर का इस्तेमाल किया, फेसबुक का इस्तेमाल किया, यहां तक कि चैनल पर खबरें दिखाई जाने लगी। क्योंकि रिपब्लिक टीवी के जो सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने रजत शर्मा जी पर भी अटैक किया था। तो रजत शर्मा ने तो खैर ज्यादा नहीं कुछ कहा, लेकिन इन प्रोफेशनल चैनल्स ने काफी अटैक किया। हमारा आपसे यह कहना है कि क्या यह भी एक कारण था, जो दो तरह के टेलीविजन के जो ब्लॉक्स हैं उनके बीच में जो एक कोल्ड वार थी, उसका भी नतीजा है कि इसकी चपेट में राजदीप सरदेसाई आ गए, या इंडिया टुडे पर भी प्रेशर पड़ा कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए? क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें इन दोनों का इस तरह से कोई संबंध है। निश्चित रूप से इन जैसे टाइम्स नाउ है, उसने बहुत जबरदस्त अभियान छेड़ा रिपब्लिक टीवी के खिलाफ, अर्णब गोस्वामी के खिलाफ, और अर्णब गोस्वामी की कंपनी ने टाइम्स नाउ पर केस भी किया हुआ है। तो ये जो बिजनेस राइवलरी है, टीआरपी की होड़ है, उनमें ये आपस में भिड़े हुए थे लोग। और सच बात यह है कि अगर ठीक से खंगाला जाएगा तो हमाम में, आपकी आवाज मुकेश जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है जी, अगर ठीक से खंगाला जाएगा तो हमाम में और भी बहुत सारे नंगे लोग मिलेंगे। लेकिन यह जरूर है कि ऐसे पत्रकारों को, क्योंकि राजदीप ही इस तरह के स्टैंड लेते रहे हैं जिसमें सांप्रदायिकता के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ वो डट कर खड़े हुए हैं, तो वो टारगेट पर हैं, गुजरात दंगों के जमाने से टारगेट पर हैं। राजलक्ष्मी, हम आपसे फिर वही सवाल करना चाहेंगे जो मुकेश जी से हमने पूछा था, कि आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे आप काफी दिनों से मीडिया भी देखती हैं, कई बार आपका मैंने देखा है मीडिया पर भी आप लिखती रही हैं और कवर करती रही हैं। कैसे लगता है आपको, क्या ये हो क्या रहा है? क्या पहले ऐसा कभी देखा गया, ये अचानक एजेंसीज को जो लगाना मीडिया के खिलाफ? आई मीन, पहले जैसे प्रेस काउंसिल से नोटिस आती थी, या इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से कोई डायरेक्टिव आता था, या कोई सजेशन आता था, लेकिन ऑल ऑफ सडन इतनी सारी बड़ी एजेंसीज को ईडी जिसका जो दायरा है वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और आई मीन आमतौर पे जो क्राइम और इस तरह के जो सिंडिकेट हैं, जो नशे के धंधे में लिप्त हैं, उनके मामलों में अगर आता है तो ये क्राइम से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। लेकिन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पर आमतौर पे ईडी को लगाने की एक नई प्रथा हम देख रहे हैं। तो आपको इस बारे में, क्योंकि अभी देखा मैंने कि केरल के एक पत्रकार जो हाथरस जा रहे थे, सिद्दीक कप्पन, उनके मामले में भी ईडी को लगा दिया गया है। मैंने सुना है कि कोई रिपोर्ट भी संभवतः फाइल की गई है। तो ये जो डेवलपमेंट है आप कैसे देखती हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है उर्मिलेश जी, और जैसे ये मुकेश कुमार जी ने भी कहा कि जो सरकार को कोई भी उनकी आलोचना करे, ये बिल्कुल जो है नापसंद है कि कोई भी आलोचना करे। मतलब मीडिया का काम, हाँ मतलब आलोचना ही नहीं होता है, लेकिन सरकार की जो नीतियों पर अगर सवाल उठाते हैं तो मेरे हिसाब से मीडिया तो अपना काम कर रही है। जो उनका दायित्व है मीडिया का, वो करती है। लेकिन ये सरकार जो है, खासकर किसी भी प्रकार की अगर आलोचना हो तो वो उसको एक राष्ट्रवाद के फ्रेमवर्क में उसको देखते हैं कि या तो आप हमारे साथ हैं या तो आप देश के खिलाफ हैं। तो देश और सरकार का एक जो तालमेल करना, वो खुद ही गलत है, वो अपने आप में ही गलत है। सरकार और
जो है देश प्रेम और सरकार प्रेम एक चीज नहीं होता। लेकिन ये सरकार ने उस चीज को एक परिभाषा दी है कि अगर आप सरकार को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब आप जो है देश प्रेमी है, या तो आप अगर आप सरकार को सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप इस देश के खिलाफ हैं। तो इसी जो फ्रेमवर्क में उन्होंने जो है मीडिया पर भी जितने हमले हुए हैं वो इसी फ्रेमवर्क में चलता है। तो कोई भी नीति हो, सरकार की आर्थिक नीति हो, सरकार की डिफेंस पॉलिसी की नीति हो, सरकार की स्वास्थ्य की नीति हो, या जो एजुकेशन की नीति हो, कल्चर की नीति हो, कोई भी पॉलिसी हो, अगर अगर कोई इस पे अगर आलोचना करता है तो वो एक एक प्रकार से सरकारी रेडार पे आ जाता है। और जहां तक हम जैसे पहले कहते थे कि बेचारे जो छोटे पत्रकार होते हैं जो राज्यों में रहते हैं बड़े बड़े मेट्रो से दूर, वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, उन पे ज्यादा हमले होते हैं। लेकिन अब जो है देखा गया है कि कोई भी इम्यून नहीं है इससे। जो आज के दौर में बड़े बड़े नामों को भी लपेटे में लिया जा सकता है। और जो जैसे ये 6 जो पत्रकारों के नाम आए, सेडिशन का जो कानून उनके खिलाफ लगा, और अभी सुप्रीम कोर्ट की वजह से एक स्टे प्राप्त हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन अगर नहीं करती तो वो बिल्कुल अरेस्ट हो सकते थे, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। और जहां तक खासकर जो है इंडिया टुडे का सवाल है, जो जो मुकेश जी ने भी कहा, इस पे जो है मुझे लगता है कि ये अवसरवादी नहीं होना चाहिए। मीडिया को अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। मतलब इंडिया टुडे के जो मालिक हैं उनको अपने पत्रकार को डिफेंड करना चाहिए था। और जबकि उन्होंने अपने ट्वीट्स के लिए जो है उन्होंने माफी भी मांगी थी। तो ये एक इश्यू हो गया। दूसरी इश्यू है जो ये मिसयूज है, जो सारे एजेंसीज का जो मिसयूज हो रहा है, ये भी पहले जो है नहीं देखा गया। पहले ठीक है कांग्रेस की सरकार करती थी, पर इस हद तक नहीं कि जो मीडिया के पीछे जो है हाथ धो के मतलब पड़ जाना। मतलब न्यूज क्लिक के पास क्या एसेट्स हैं बताइए। जबकि एक आरबीआई की एक रिपोर्ट निकली है कि जो बैंकिंग फ्रॉड्स हैं उसमें वो करीब ये 2019 और 20 में 1.8 लाख करोड़ के क्वांटम में जो है फ्रॉड्स हुए हैं, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जो फ्रॉड किए, मतलब क्रेडिट फ्रॉड्स जो किए हैं। अब जो है इन जैसे फ्रॉड्स को तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और जो लोग इतने बड़े जो पैमाने में पैसा लेके बाहर जो है विदेश में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कुछ करना चाहिए। और यहाँ पे जो मीडिया जो सरकार की आलोचना करती है, उनके पीछे आप 80 घंटे से भी ज्यादा जो हो गए हैं। और अभी भी जो है प्रवीर पुरकायस्थ के घर पे वो रेड चल रहा है। जैसे आपने कहा कि हमें भी जानकारी है कि वो रेड अभी भी चल रहे हैं। वो क्या सवाल पूछ रहे हैं किसी को नहीं पता। वो खुद भी जो है बाकी मीडिया लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। न्यूज क्लिक के जो संपादक है और स्टाफ है, उनके फोन्स उनसे शायद छीन ले गए हैं। वो अपना पक्ष जो है रख ही नहीं पा रहे हैं। मतलब 80 घंटे से जो ज्यादा हो गया है। तो और पर इसमें एक बात अच्छी है कि बहुत सारे जो मीडिया संगठन है, जर्नलिस्ट संगठन है, पत्रकार संगठन, वो सामने आए और उन्होंने इस बात की निंदा की। मतलब जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का और सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करना मीडिया को हैरास करने में, ये जो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हैरासमेंट है। और ये किसान आंदोलन के साथ ही जो है संबंध रखता है। जो ट्वीट हुए और ट्विटर को भी सरकार ने जो समन किया और कहा आप इतने सारे अकाउंट जो है बंद करिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है। ये सब जो है किसान आंदोलन से ही संबंधित है। क्योंकि जो सरकार को जो नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है देश में और विदेश में, उसका एक असर जो है डेफिनेटली जो है पड़ रहा है। इतने सारे हैशटैग्स होते हैं जो उर्मिलेश जी, इतने सारे हैशटैग जो सुशांत के टाइम पे हुए थे, और अभी भी एक बिल्कुल सांप्रदायिक हैशटैग शुरू हुआ है, जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा, वो 25 साल का युवक जो अभी दिल्ली में जो मारा गया। और जबकि यहाँ दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसमें कोई सांप्रदायिक एंगल है ही नहीं, लेकिन उसको एक सांप्रदायिक ट्विस्ट देके जस्टिस वो हैशटैग एक बना है, तो उस पर रोक नहीं है। राजलक्ष्मी, इस पर भी हम कभी बात करेंगे, लेकिन अभी आज हमारा मुद्दा अलग है। लेकिन आप बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रही हैं मुकेश जी। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल
या मुद्दा राजलक्ष्मी ने उठाया कि पहले हम लोग देखते थे कि छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में या तेलंगाना में सुदूर इलाकों के पत्रकारों को हैरेस करती थी एजेंसियां, या उनकी कई बार गिरफ्तारियां हो जाती थी। दिल्ली या मुंबई में खबर पहुंचते पहुंचते 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन लग जाता था, और बहुत ज्यादा तीव्रता के साथ उसका विरोध भी नहीं हो पाता था। लेकिन अब एक नया ट्रेंड आया है कि टॉप, यानी जो बड़े पत्रकार हैं, बड़े संपादक हैं, जो अब तक अपने को निरापद समझते थे या सुरक्षित समझते थे कि वो कुछ भी बोल लेंगे, अभिव्यक्ति की उनकी आजादी छत्तीसगढ़ के, बस्तर के पत्रकारों के मुकाबले उनका दायरा ज्यादा है और वो उसको इंजॉय कर रहे हैं अपनी फ्रीडम को। लेकिन अब ये सिलसिला खत्म हो गया है। यानी कुल मिलाकर सुदूर इलाके के पत्रकार और दिल्ली के पत्रकार के बीच में दूरियां जो हैं घट गई हैं अभिव्यक्ति की आजादी के सवाल पर, बशर्ते कि वो सरकार से असहमत लोग हैं। अगर कोई पत्रकार या कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या सोशल एक्टिविस्ट अनर्गल बातें ही क्यों न ट्विटर पर या अखबार में या कहीं टेलीविजन में कर रहा है, तो उस पर कोई रोक नहीं है, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं है। हमने देखा कि हाथरस से लेकर अनेक इश्यूज पर, यहां तक कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर खालिस्तानी बताया गया, नक्सलवादी बताया गया, न जाने क्या क्या बताया गया, लेकिन क्या मजाल की कोई इस पर कार्रवाई हो, कोई इस पर बात हो। तो हमारा आपसे ये कहना है या पूछना है कि ये जो बड़े संपादकों, बड़े पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, उनको फिक्स करने की या उनको ट्रैप करने की जो कोशिश हो रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज क्लिक के प्रसंग को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि न्यूज क्लिक के बारे में मैंने एक बात तो मैंने देखा, स्क्रॉल पर एक खबर आई थी, उस खबर को पढ़कर मैंने जाना कि मौजूदा सत्ताधारी ये भी नहीं कह सकते कि न्यूज क्लिक जो है विपक्ष के सबसे बड़े दल कांग्रेस का पिट्ठू है। अक्सर कहा करते हैं आज के सत्ताधारी कि अमुक मीडिया जो हमारी आलोचना करता है वो कांग्रेसी है, वो कांग्रेस का पिट्ठू रहा है, वो कांग्रेस के दौर में मलाई खाता रहा है। ये भी ये शब्द उन्हीं के हैं, मलाई खाने वाला। लेकिन हमने न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ के बारे में स्क्रॉल न्यूज से जाना कि वो तो इमरजेंसी में, इंदिरा शासन में, इंदिरा जी के शासन में अरेस्ट किए गए थे और पूरी इमरजेंसी वो जेल में रहे। मैं नहीं जानता कि भाजपा के आज के कई बड़े ओहदेदार कितने दिन रहे इमरजेंसी में जेल, लेकिन प्रवीरपुर कैस जिन पर इतना बड़ा हमला किया गया है वो पूरी इमरजेंसी जेल में रहे। और बाद के दिनों में भी जो कांग्रेस का मलाईदार कार्यकाल बोला जाता है भाजपा के मौजूदा लोगों द्वारा, उस दौरान भी न्यूज क्लिक बहुत ही कठिनाई से किसी तरह चलती रही। तो ऐसे में न्यूज क्लिक पर ये जो चीजें हो रही हैं और जो बड़े संपादकों को फंसाने की कोशिश हो रही है, ये टेंडेंसी, ये जो ट्रेंड है लोकतंत्र और मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इसको कैसे आप एनालाइज करते हैं? देखिए, सरकार का बहुत सीधा साधा एजेंडा ये है कि इतना आतंक पैदा कर दो, इतनी दहशत वातावरण में घोल दो कि जो बड़े संपादक हैं, बड़े पत्रकार हैं, जो अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, उनके अंदर भी ये भय घुस जाए कि कुछ लिख बोलने के पहले आपको 10 बार सोचना है सरकार के खिलाफ। तो ये दोनों तरह से काम हो रहा है। एक तो उन मीडिया संस्थानों को ध्वस्त करना है, उनकी छवि खराब करना है, पत्रकारों की छवि खराब करना है, और दूसरे एक भय का वातावरण बनाना है जिसमें सरकार के निर्णयों को, सरकार की कार्यशैली को प्रश्नित करने की हिम्मत कोई ना करे। तो ये बनाने में वो कामयाब हो रही। आपको एक चीज और इसकी जानकारी होगी कि सरकार अभी साइबर वॉलंटियर बनाने वाली है देश भर में। अब वो साइबर वॉलंटियर बनाने का मकसद क्या है? देश भर में संघी साइबर वॉलंटियर जोड़े जाएंगे। ये साइबर सेना होगी संघ परिवार की, जो कि हमारे आपके जैसे लोग जो जगह जगह थोड़ा अभी भी हिम्मत करके खुलकर बोल रहे हैं, उनके बारे में चुगलखोरी करेंगे और फिर उनको सरकार टारगेट करके ठिकाने लगाएगी। तो ये आप देखिए कि पूरा हिटलर वाला पूरा यहाँ पर पूरा वातावरण बन रहा है। उसकी कार्यशैली को हूबहू यहाँ पर जमीन पर उतारा जा रहा है, जिसमें नागरिकों को नागरिकों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है और पत्रकार के खिलाफ पहले ही खड़े कर दिए गए हैं। तो ये पूरा विभाजन केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं हो रहा है, सरकार और सरकार विरोधियों के नाम पर हो रहा है। और जो भी हिंदुत्व के खिलाफ है उसके लेकर ये माहौल बनाया जा रहा है। तो इस माहौल में ना लोकतंत्र बचने वाला है, ना पत्रकारिता बचने वाली है।
ये मैं समझता हूं कि आखिरी अलार्म बेल है जो पूरे मीडिया और लोकतंत्र के शुभचिंतकों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ये अब सरकार ने घंटी बजा दी है, आप लड़ो या फिर रेंगते रहो, जैसा कि इमरजेंसी में बहुत सारे मीडिया संस्थानों और पत्रकारों का हाल हुआ था, वो बिल्कुल बोलने से चुप हो गए थे। तो ये पूरा माहौल बनता जा रहा है और आने अभी इसकी सरकार के पास इसी टर्म में 24 तक 3 साल हैं और इन 3 सालों 3.5 सालों में पता नहीं और क्या क्या होना और क्या क्या हमको देखना है। तो बहुत बड़ी चुनौती है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र अब मैं समझता हूँ बहुत सिमट गया है, हमारे पास वो स्पेस अब रहा नहीं है। अब आपको धीरे धीरे बोलने से पहले, और मैं देख रहा हूं अपने साथी पत्रकारों को देख रहा हूं, बहुत सारे मीडिया संस्थानों का रवैया देख रहा हूं, एक लेख छापने के पहले वो 10 बार सोचते हैं अगर वो सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ है तो। ये माहौल बहुत डरावना है और आगे चल के ये लगातार स्थितियां मुझे लगता है बिगड़ती जाएंगी। मैं ये समझना चाहता हूं मुकेश जी कि आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हालात उस दौर के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि इमरजेंसी में भी जो उन्होंने इंडिया टुडे के निदेशक न्यूज को कहा अपने लाइव डिस्कशन में कि भाई इंदिरा जी के इमरजेंसी के दौर में, और मजे की बात है ममता बनर्जी उन दिनों कांग्रेस पार्टी में थी, उनका कहना था कि उस समय भी मीडिया का एक हिस्सा सरेंडर नहीं किया और वो लड़ाई लड़ रहा था अपनी आजादी के लिए, अभिव्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि जितना बड़ा मीडिया है, मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो सब नतमस्तक है। तो ये जो बात उन्होंने कही उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि ट्विटर और सरकार के बीच में जो बातें चल रही हैं उसमें एक बात तो सरकार की इस दलील से मैं स्वयं भी सहमत हूं, कभी कभी सरकार की बात से भी सहमत होना पड़ता है। जैसे एक बात सरकार का कहना है कि भाई भारत में जो कानून है उनसे ट्विटर या फेसबुक को या जो भी वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका सम्मान करना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन अब जैसे उदाहरण के तौर पे जब भी कोई लेख किसी भी अखबार में छपता है तो नीचे आजकल लिखा जाता है कि लेखक के ये जो विचार हैं उसके निजी हैं, इससे कोई संस्थान का सहमत होना अनिवार्य नहीं, लेकिन जब मामला कोई बनता है तो संस्थान भी उसके लपेटे में आ जाता है। लेकिन ट्विटर और फेसबुक के मामले में आमतौर पे ऐसा नहीं होता। तो ट्विटर और फेसबुक को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जिससे कि कम्युनल राइट या हेट्रेड या नफरत, इस तरह की जो चीजें हैं, फेक न्यूज, इन पर कंट्रोल लगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं अगर सरकार की मंशा ये है तो। लेकिन सरकार जो है ट्विटर पर या फेसबुक पर जो नफरत का कारोबार है, जो कम्युनिटी और कम्युनिटी डिवीजन का काम है उसको लेती, तो क्या आप समझते हैं कि जो ट्विटर या फेसबुक से जो एड्रेस कर रही है सरकार, उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है? क्या यह संभव है कि एक तरफ आप अच्छी सलाह दें और दूसरी तरफ आप स्वयं ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन न करें? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है उर्मिलेश जी, क्योंकि ये आप जरा देखिए टाइमिंग क्या है। अब सरकार ट्विटर पर दबाव डालने के लिए इतनी उत्सुक हो गई है, इतना जोर दे रही है कि ट्विटर अभी तुम ये अकाउंट अभी बंद करो। अब ये पूरा मामला किसान आंदोलन के समय है, जबकि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है कि सरकार हिल गई है। तो ये सरकार का अभी इसको याद आई है कि भारतीय कानूनों और संविधान का पालन इनको करना चाहिए, लेकिन बाकी सब मामलों में भी करना चाहिए। अभी रिंकू शर्मा का मामला बताया, आप उसके हैशटैग पर जाकर पूरी देखिए किस तरह के ट्वीट हुए हैं। एक घृणित, हिंसक और नफरत पैदा करने वाले ट्वीट हैं। उन अकाउंट को बंद करने के लिए क्या सरकार ने कुछ कहा है? या इसके पहले इस तरह के जो ट्वीट करते रहे जो अकाउंट हैं उनको बंद करने के लिए कभी कोई पहल की है? नहीं की है। वो उसे सिर्फ अपनी चिंता है, अपने कुछ ना हो और उसका अपना एजेंडा आगे बढ़ता रहता है, तब तक कोई दिक्कत नहीं होती है। फेसबुक के साथ उसकी साठगांठ हो गई है, तो दबा दिया है। मैं समझता हूं कि ट्विटर ने भी काफी हद तक समझौता कर लिया सरकार के साथ, अपने अधिकारी यहाँ बैठाएगा, अधिकारियों को दबाया जाएगा और बहुत सारे काम अब होने लगेंगे सरकार के भले ही। लेकिन ये अब गोदी मीडिया इधर पहले से नियंत्रण में है, अब सोशल मीडिया के भी
खिड़की दरवाजे बंद होने जा रहे हैं। मैं एक बात जी, राजलक्ष्मी, इसी विषय पर आपकी बिल्कुल संक्षिप्त राय और फिर हम आज कार्यक्रम का समापन करेंगे। बिल्कुल, जो मुकेश जी ने कहा यही बात है। जब तक सोशल मीडिया और ट्विटर जो है सरकार को सूट करता रहा तब तक वो ठीक था, और जब तक उनके ट्रोल्स पूरे हावी थे सोशल मीडिया में, और सारे जो लिबरल्स थे या जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग थे, उन पर जब हमला हो रहा था, तब सरकार बिल्कुल खुश थी और चुप थी, क्योंकि उनका एजेंडा एक प्रकार से सर्व हो रहा था। लेकिन अब जो है किसान आंदोलन पे जो ट्विटर का इस्तेमाल और लोग भी कर रहे हैं, और वो अपने विचार खुले मन से रख रहे हैं, और सरकार की निंदा भी हो रही है। ये सरकार को अब जो है पसंद नहीं आ रहा। तो ये एक राजलक्ष्मी, लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे रियाना ने जो ट्वीट किया, या ग्रेटा ने जो ट्वीट किया, या मीना हैरिस ने जो ट्वीट किया, उसे कोई भी समझदार व्यक्ति या जो ऑब्जेक्टिव है वो उनको उन ट्वीट्स को गलत नहीं कह सकता। उसमें कोई न भड़कावे वाली बात है, न कोई भारत वर्ष के खिलाफ कोई बात है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई बात है। वो एक सच के प्रति उनकी एक अभिव्यक्ति है, एक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि जैसे हैशटैग लगा दिया कि जेनोसाइड फार्मर, ये जो है कि कोई कत्लेआम की बात जो किसानों की, इस तरह का हैशटैग भी आया, तो वो तो बिल्कुल सही नहीं है, चाहे वो इस पक्ष से कही जाए या उस पक्ष से कही जाए। तो ऐसी बातें ठीक नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है, और यही मैं आपसे भी जानना चाहता हूं अपने दर्शकों, अपने श्रोताओं के लिए, कि आखिर क्या कोई सरकार, कोई सत्ताधारी समूह ऑब्जेक्टिव हुए बगैर कोई ऑब्जेक्टिव कानून को अमली जामा पहना सकता है? कैसे संभव है? भाई, लोकतंत्र में तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप हमें मतलब बार बार चीन के साथ कंपेयर करते हैं। भाई, चीन अथॉरिटेरियन है, चीन डिक्टेटोरियल है, लेकिन हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम तो लोकतांत्रिक देश हैं। तो अगर हम लोकतांत्रिक देश है तो फिर इसका भी इज्जत करना पड़ेगा, और एक बैलेंस्ड ऑब्जेक्टिव व्यू अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि जब जो चीजें हमें सूट करती है वही लिखी जाएंगी या वही दिखाया जाएगा, और अगर कोई इसके विपरीत कहता है तो आपके खिलाफ एफआईआर होंगे, आपको यूएपीए में बंद किया जाएगा, आपको सेडिशन में बंद किया जाएगा, या आपके हैशटैग्स पर एक्शन होगा। ये ट्विटर ने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई, हम तो अभिव्यक्ति की आजादी जो आपके संविधान में है उसकी इज्जत करते हैं, हम तो वही कर रहे हैं जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। सरकार ने कहा, रविशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत नहीं कर सकते हैं, इंडियन लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। तो ट्विटर ने कहा भाई हम तो वही कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आजादी है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन हम जो हमारे जो मापदंड है वो हम बिल्कुल उससे हम जो अनभिज्ञ नहीं है, हम उसको अप्लाई करेंगे। जहां पे हमें बैन करना है, जहां रिमूव करना है, वो उससे हम जो है परिचित हैं। ये उन्होंने साफ तौर से कहा, और ऐसे, और उन्होंने ये भी कहा कि हम जिम्मेदारी से हम रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया एक स्पेस है, इसीलिए उन्होंने वो सारे जो ट्विटर अकाउंट्स उन्होंने जो हटाए थे उसको उन्होंने रेस्टोर किया। उन्होंने कहा कि जो जर्नलिस्ट के जो ट्विटर अकाउंट्स है, या एक्टिविस्ट के हैं, या पॉलिटिशियंस के हैं, उसका हम रेस्टोर करते हैं, क्योंकि ये स्पेस हम उनको देते हैं। ये ट्विटर की एक फंडामेंटल पॉलिसी है। लेकिन राजलक्ष्मी, मुकेश जी ने जो बात अभी मुकेश जी ने कहा कि ट्विटर भी अब जो है कहीं ना कहीं दबाव में है, क्योंकि वो अपनी पूरी टीम को रिस्ट्रक्चर करना चाहता है। अभी इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। बहरहाल, हम इस पर भविष्य में इस पर नजर रखेंगे। और आप दोनों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि अपनी ओर से मैं कोई टिप्पणी करूं, इससे बेहतर है कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, आप दोनों की बहुत मूल्यवान बातों से स्वयं नतीजा निकालें कि हमारे देश का मीडिया, हमारे देश की जमहूरियत, हमारे देश की आवाम कहां खड़ी है और कहां उसको जाना था। बस इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।